वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नाइसा। आप लोग अपने अपने घरों में अपने जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारियों में लगे हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इस तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, और ज़्यादा स्टेप अप करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक मिसलेनियस क्वेश्चंस का जो है एक सेट लेकर के आई हूँ। और देरी ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं इस सेट की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न हम यहाँ देख सकते हैं वो है, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे द्वारा होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, उसको ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है और राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी समय त्यागपत्र दे सकता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव की जब बात आती है तो हम लोग उसको आर्टिकल 153 से लेके 167 तक में इसको हम लोग जानते हैं। ये पार्ट 6 या फिर कह लीजिए भाग 6 का हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 155 के तहत की जाती है और इनको हटाने का जो प्रावधान होता है वो अनुच्छेद 156 के तहत जो है इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जैसा कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, 210, 211, 213 और 214 है। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव की जब बात होती है तो अगर विधानमंडल के दोनों सदन अगर सत्र में ना चल रहे हों, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो है वो शक्ति होती है और वो 213 के तहत जो है इसको किया जाता है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 213 के तहत किया जाता है। और अगर केंद्र की बात करें तो यही शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है। अगर संसद के दोनों सदन अगर सत्र में ना चल रहे हों तो वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है? जी, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 91वां संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। इसके अगले जो दो ऑप्शंस है वो है 93वां संशोधन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है 93वां संविधान संशोधन। इसको 2005 में किया गया था, ठीक है, 2005 में इसको किया गया था। और ये इसलिए किया गया था कि कुछ नागरिकों का कुछ वर्ग जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो है वो पिछड़ा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुच्छेद 15 होता है उसमें एक उपबंध जोड़ा गया 5, और इसके तहत ही जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई ऐसी माइनॉरिटीज़ या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि पिछड़े हुए हैं। हालांकि इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। इक्वालिटी फॉर यूथ फॉर इक्वालिटी का एक वाद आया था इसमें, लेकिन बाद में उसको जो है अमान्य घोषित किया गया और इस उपबंध को जो है बनाए रखा गया, इस संशोधन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? गौर करिएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, प्राक्कलन समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति। तो जहाँ तक लोक लेखा समिति की बात होती है, यहाँ पर टोटल 22 मेंबर्स या फिर सदस्य इसमें मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति होती है इसमें भी 22 ही सदस्य होते हैं। इसमें भी 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है प्राक्कलन समिति की, यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं
और ये सारे के सारे जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। और एक बात इसमें गौर करने वाली ये है कि अगर कोई भी मंत्री इस समिति का अगर सदस्य बन गया है तो या तो उसे अपने मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा, या इसकी दूसरी अर्थ है कि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अनुच्छेद, माफ़ कीजिएगा ऑप्शंस थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, इसको मैनेज करिएगा। अनुच्छेद 74 दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 यहाँ पे दिया हुआ है, अनुच्छेद 76 है और 77 है। तो इसका सही जवाब जो है वो 75 है। अनुच्छेद 75 के तहत ही जो है वो राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और ये मैं बताते चलूँ आपको कि जो अनुच्छेद 74 यहाँ पे दिया गया है, ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ये राष्ट्रपति को उनके कार्य के संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाता है, और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न है कि किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है क्या राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, और अगला जो ऑप्शन है वो है इस उद्देश्य के लिए गठित सदन की समिति के द्वारा। तो इसका सही जवाब जो है वो है स्पीकर के द्वारा। जो महासचिव होते हैं लोकसभा के, उसको जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं, और जो महासचिव होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, और वो तब तक अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं जब तक कि उनकी रिटायरमेंट की जो अहर्ता, वहाँ जो एज दी होती है उसको वो सरपास न कर जाए। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो भी सेशन होता है लोकसभा का उसको एडजर्न किया जाता है, यानी कि कुछ थोड़े समय के लिए जब हम लोग उसको रोक देते हैं तो उसको स्थगन या फिर एडजर्नमेंट कहते हैं। सत्रावसान किया जाता है, यानी कि प्रोरोग जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो प्रोरोगेशन भी किया जाता है। और साथ ही साथ विघटन यानी कि डिज़ोल्व कर दिया जाता है, उसको विघटित कर दिया जाता है। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि विघटन जो है वो हमेशा लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? तो इसमें ऑप्शन है कि यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाती हैं, यह परीक्षा करती है कि प्राक्कलन में विवक्षित नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं, यह सुझाव देती है कि संसद में प्राक्कलन के किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, और यह मांग करने में सरकारी अतिव्ययिता को रोकने में सहायक है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब अगर आप कहें तो वो है ये। हालांकि ये काम प्राक्कलन समिति का नहीं है, वो सरकारी अतिव्ययिता को रोक नहीं सकती है, वो अपना सुझाव दे सकती है कि किस तरीके से जो है बजट में कोई भी अतिव्ययिता अगर कहीं पे हो रही है या मितव्ययिता लाने के लिए और क्या क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, किस तरीके से और दक्षता के साथ प्रशासन को जो है चलाया जाना चाहिए, ये यहाँ पे ये बताया जाता है, पर वो रोकने में जो है वो सहायक नहीं होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ये है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 67वां, दूसरा 69वां, 68वां या फिर 70वां। तो इसका सही आंसर जो है वो है 69वां, जो कि किया गया था
91, यानी कि 1991 में इसको किया गया था। जबकि ये कहा गया कि दिल्ली जो है वो संघीय राज्य क्षेत्र जो है वो बना रहेगा, और ये इंडिया की जो टेरिटरी है उसके हिसाब से अब ये इसको दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। तो ये किया गया था 1991 में 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, इसका क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद 20 होता है ये होता है अपराध के संदर्भ में सज़ा को लेकर के जो है इसका प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। उसको संरक्षण कैसे मिलेगा अभियुक्त को, ये उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्योंकि उसके सब क्लॉज भी हैं, उपबंध उसमें बने हुए हैं, तो ये पूछ रहा है कि धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या है। तो न्यायालय से दोष सिद्धि होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है, ये इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा है विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर भी उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगला है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। और अगला जो ऑप्शन इसका है कि किसी अध्यादेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालयों में फौजदारी कार्यवाही के संग कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब है, अगर खंड 2 की बात करें तो यही है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। एक ही बार से अधिक जो यहाँ पर टर्म आता है, इसी को अगर जानने की दृष्टि से बता रही हूँ, ये है डबल जियोपार्डी इसको कहते हैं। ठीक है, कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया हो और आपको एक बार उसकी सज़ा मिल चुकी हो तो आपको दोबारा उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसी का अगला खंड 3 जो है वो ये बताता है कि किसी भी अपराध को करने वाला जो भी अभियुक्त है उसको अपने ही खिलाफ जो है साक्ष्य उपलब्ध बनने के लिए जो है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसको साक्षी नहीं बनाया जा सकता है अपने ही अपराध के खिलाफ। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, या फिर इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो अगर बात 4थी अनुसूची की हो रही है, 4th शेड्यूल की हो रही है, तो मैं बताते चलूँ कि ये जो है आवंटन राज्यों और इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है, कितनी सीटें कहाँ से होंगी, वो 4थी शेड्यूल में या 4थे अनुसूची में किया गया है। जबकि इसमें जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के संबंध का जो प्रावधान है, इसको 5वीं अनुसूची का ये भाग है। ठीक है, और जहाँ तक कि भाषाओं का सवाल है, ये 8वीं अनुसूची का विषय है। और इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। तो ये जो है ये आपकी 7वीं अनुसूची का विषय है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है? इसके ऑप्शंस हैं। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो जैसा कि हमारा संविधान जो है, हम जानते हैं कि ये स्वरूप में तो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। तो ये चीज़ जो है हमको पता कहाँ से चलता है, ये चीज़ जो है हम लोग इसको इस ऑप्शन से जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का वितरण किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब ये है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, तो न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है, तो भारत में इसका अर्थ क्या है, क्या लिया जाता है?
तो इसके ऑप्शंस हैं विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, या फिर न्यायपालिका की सभी विधायी अधिनियमनों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और अगला जो इसका ऑप्शन है वो है न्यायपालिका का सम्मान या भिन्न वादों के पूर्व दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो भारत में इसका अर्थ ये है कि विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को जो है प्रश्नगत करने का, अगर विधानमंडल कोई कानून लेकर के आती है और मान लीजिए कि वो संविधान से इतर जा कर के वो कानून बना है, तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, वो उस हद तक उसको अवैध या असंवैधानिक या फिर शून्य तक घोषित कर सकती है जिस हद तक वो संविधान का जो है उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यही है और सही जवाब जो है इसका वो है ये ख इसका सही जवाब था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? वैसे तो हम लोग एक हिंदी भाषी देश में कहीं रहते हैं और बहुत साधारण सी बात जो लगती है कि ख्याल में आता होगा कि शायद हिंदी में होती होगी, पर ऐसा नहीं है। आधिकारिक भाषा की जब बात होती है तो ये अंग्रेज़ी है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, मतलब क्या होती है? तो एक सलाहकार समिति होती है क्या, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है, या फिर एक परामर्शदात्री समिति होती है, या एक निरीक्षण प्राधिकरण होती है? तो इसका सही जवाब जो है ये एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ठीक है, ये क्षेत्र समिति जिसको कहते हैं या फिर ब्लॉक जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये उस स्तर पे एक प्रशासकीय अधिकरण होती है और कई सारे जो समितियों का गठन किया जाता है इस स्तर पे, जैसे कि नियोजन एवं विकास समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है। तो ये उनके क्रियान्वयन पे जो है वो ध्यान देती है, वो देखती है कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, ये उस पर काम करती है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो ऑप्शंस में है सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, या फिर संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। तो ऐसा है इसमें कि ये जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं ना, वो यहाँ पे उनका चुनाव करते हैं। सरपंच जो प्रधान जो होता है उनका चुनाव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों को मिला करके जो है एक पंचायत का निर्माण होता है। हर गांव में पंचायत नहीं होती है क्योंकि गांव की संख्या बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव को मिला के एक पंचायत का निर्माण होता है और उसमें जो उसके सदस्य होते हैं वो फिर प्रधान का चुनाव करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है, कैसे? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा। अब इसमें देखिए एक ट्विस्ट है अपने तरह का। क्या? तो हालांकि निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त भी जो होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो उन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको पदमुक्त करने की जो विधि है वो उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा ही वैसी ही विधि अपनाई जाती है, यानी कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत जब प्राप्त हो जाए तभी उनको पदमुक्त किया जा सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि फ्रेंड एंड फिलोसोफर होता है कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं। तो ये किसका होता है? प्रवर समिति का नहीं, प्राक्कलन समिति का नहीं, प्रधानमंत्री का बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लोक लेखा समिति जो होती है
ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको कहते हैं, ये उसके जो है वो एक मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था। तो किस संशोधन के द्वारा जो है ये उनको आरक्षण दिया गया? 1990 ईस्वी का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन या फिर 1994 का 77वां संशोधन। तो इसका सही जवाब जो है वो है 73वां संशोधन जो हुआ था वो एक पंचायत जो होगी, एक त्रिस्तरीय सरकार होगी, पंचायत का निर्माण होगा और इसके लिए एक भाग 9 भी जो है इसमें जोड़ा गया था संविधान में। और वहीं अगर 74वें संशोधन की बात करें तो ये नगर पालिकाओं से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1992 का जो 73वां संशोधन आया था उसी में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक गलत रीति से सूचीबद्ध किया गया है? तो ये है कि वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है। वह भिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता है तथा वह संसद की विभिन्न स्थायी तथा तदर्थ समितियों का सभापतित्व करता है। तो ये बात तो सही है कि वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए जब आप जो प्रधानमंत्री होते हैं, जब वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं तो वहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि कौन से मंत्री का कौन सा काम है या उनको क्या करना है, ये कार्यसूची भी वो बताते हैं, तैयार करते हैं और बताते हैं। और वो विभिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि जो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं या नहीं। तो ये काम भी वो करते हैं। लेकिन वह संसद की स्थायी तथा तदर्थ समितियों का सभापतित्व करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ये नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो गलत है, पर हमारे प्रश्न के अनुसार ये जो ऑप्शन है ये सही है। राज्यसभा का एकमात्र कार्यक्षेत्र है, तो क्या है? आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन, राज्यों का निर्माण और विलोपन, उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। तो अगर राज्यसभा के एकमात्र कार्य क्षेत्र की बात जब करें तो ये शक्ति राज्यसभा के पास है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। संसद का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो जो यूनियन लिस्ट जो होती है और इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जो होती है, ये उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ना कि राज्य सूची के विषयों पर ये अधिकार जो है ये राज्यसभा ही देती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये है कि भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है, किस तरीके का अधिकार है ये? क्या ये एक सांविधिक अधिकार है या फिर एक संवैधानिक अधिकार है, एक मूल अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है? तो इसमें जानना ज़रूरी ये है कि पंचायत का जो चुनाव लड़ने का अधिकार होता है ये कोई सामान्य विधिक अधिकार नहीं है और ना तो ये कोई मूल अधिकार है, बल्कि ये एक संविधान के अंतर्गत, ये संविधान द्वारा विदित एक अधिकार है। तो इसका सही जवाब जो है वो ये होगा कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न जो इसमें है वो है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है कि समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि समान आवास का कोई अधिकार संविधान हमारे लिए जो है नहीं हमको देता है। जो हमें बाकी जो अधिकार मिले हैं वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। धर्म पालन करने का अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल 25 का एक के तहत इसको बताया गया है कि दैट एनीवन कैन हैव द राइट टू हैव कंसाइंस एंड टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस
द रिलीजन। आप उसको मान सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता की अधिकार की बात जब करते हैं तो ये है आर्टिकल 19 से 22 के तहत। तो इस स्थिति में समान आवाज़ के लिए कोई अधिकार नहीं बनाया गया है, तो ये एक गलत आंसर है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, या फिर भारत की संचित निधि में, और अगला ऑप्शन है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसका सही जवाब जो है वो है भारत की संचित निधि में जो है वो जितने भी समूचा राजस्व जो आता है संघीय सरकार का, वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। और आज के सेशन के जो आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इस सेशन का जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि भारत की संचित निधि में निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर संघीय वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब जो है भारत की संसद जो होती है उनके द्वारा, संसद के द्वारा ये अनुमोदन किया जाना चाहिए कि संचित निधि में से जो है वो पैसे निकालने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो भारत की संसद है। तो जैसा कि इस सेट में आज 25 प्रश्न थे और इन प्रश्नों को हम लोगों ने डील किया, इसको डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी नए प्रश्न लेकर के आऊँगी जो कि आपकी जो तैयारी है पॉलिटी की स्पेशली, उसको बूस्टअप करने में जो है कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड एंड ऑल द बेस्ट।